आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आपको साइंस के ऐसे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको पता भी है कि अगर आप अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं, बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए। लेकिन आपका कहना था कि सब जगह सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्टिव के लिए कुछ कीजिए। तो आपको हम बोले थे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे बिहार में अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम दिनों में आपको ऐसी गजब की शानदार तैयारी कराते हैं जिससे कि परीक्षा में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है और पूरे तरीके से आपको तैयार करके भेजते हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, वो भी साइंस का, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक आपका हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। और आज आपका गजब का शानदार तैयारी होने वाला है, वो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। लाइक कर दिया ना? बिल्कुल बाबू, लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर क्लास में कैसे जुड़े, कैसे हमको पता चलेगा कि सर आपका वीडियो आ चुका है। तो हम कहते हैं बस आप छोटा सा काम कर लीजिए, चैनल को चेक कर लीजिए कि क्या आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्या कुछ लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, और आपको पता भी है तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा। कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और जो बात आपको याद नहीं है उसे आप नोट करते जाइएगा। बहुत बढ़िया बाबू, ये रहा रसगुल्ले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसका उत्तर और इसका पीडीएफ वगैरह, इसका नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा, ये सब चीज हम बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही मजा आने वाली है। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है तब क्या होता है, तथा वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकरा करके लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इतना बात लिखने के बाद आपको कुछ चित्र के माध्यम से इसको दर्शाना होगा कि किस तरीके से यह जो है वह परिवर्तन होता है। तो आप देखिएगा, ये आप एक बना लीजिएगा यहाँ पे एक समतल दर्पण। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह हम सभी का एक समतल दर्पण है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक किरण जो है वह आ रही है और दर्पण पर टकरा रही है, ध्यान देंगे। तो जो किरण आती है उसे कहना होगा आपको कि वह आपतित किरण है, और दर्पण से जब टकराती है और टकरा करके जब वह वापस जाती है उसे आप कहिएगा कि यह परावर्तित किरण है। क्लियर। अब जब यह दर्पण पर कोई किरण आकर के पड़ती है और टकरा करके वापस जाती है, इसके बीच में यह आपका एक अविलंब होता है। तो इसमें दो कोण बन जाता है। एक कोण को कहते हैं कोण आई, यानी कि आपतन कोण, और दूसरा होता है हम सभी का कोण आर, जिसे कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। क्लियर। ये बातों को आपको दर्शाना होगा, इस चित्र को आपको लिखना होगा। इस चित्र को बनाने के बाद से आपको कुछ लाइन लिखना होगा, जिससे कि आपके परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, इसमें विशेषकर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको लिखना होगा कि प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। याद कर लीजिए। और जो किरण उस वस्तु की सतह से टकराकर लौट जाती है, यानी कि लौटकर वापस हो जाती है, उसे कहते हैं लोग परावर्तित किरण। क्लियर। आपतित किरण तथा आपतित बिंदु के बीच जो अभिलंब होता है, अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, जो आपको हमने समझाया। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। यही चीज हमने आपको ऊपर बखूबी बेहतर तरीके से समझा दिया था कि ये आपका किरण आ रही है, ये टकरा करके वापस जा रही है। जो किरण आती है उसे कहते हैं बाबू आपतित किरण, जो टकरा करके जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में अगर हम लंब डालते हैं, ये आपतित बिंदु पड़ती है, दो कोण में जो है वह विभक्त हो जाती है। एक कोण को कहते हैं कोण आई, जिसे आपतन कोण, और एक कोण कहते हैं कोण आर, जिसे कहते हैं परावर्तन कोण। और ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपतित किरण, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। क्लियर। आपने ये समझ लिया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपने तो समझा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। नियम को भी बताइए, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो याद करके रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो ही नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम होते हैं उसके। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या लिखना होगा प्रकाश के अपवर्तन में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो लिखना होगा आपको कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो
माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रकाश किरण अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका मन करते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो याद कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, या फिर पीडीएफ भी आपको दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं और आपको क्या लिखना होगा जिससे कि आपके परीक्षा में एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आपको लिखना होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम होता है। दूसरा इसका नियम है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक होता है। इस नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं और आपके एग्जाम में बखूबी पूछा जाता है कि स्नेल का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो साइन आई बटे साइन आर होता है और साइन आई बटे साइन आर को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बातों को आपको लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर परीक्षा में नहीं काटा जाएगा। चलिए, हम उम्मीद है कि आप लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बखूबी बेहतर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या अर्थ होता है आपको लिखना होगा। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर ही होगा। अर्थात धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा? ये धनात्मक चिन्ह आप देख रहे हैं कि +1 की बात की जा रही है, तो +1 यानी कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शा देता है कि जो प्रतिबिंब होगा वह सीधा और कैसा होगा? आभासी होगा। क्लियर? तो ये बात को आपको लिखना होगा कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर ही होगा। और प्लस यह दर्शाता है यानी कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इसमें जो प्रतिबिंब है वह सीधा और आभासी बनेगा। बस इतना सिंपल आपको लिख देना होगा। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो इसे नोट कर लीजिए और मन करे तो इसका पीडीएफ भी आपको बता देते हैं। बखूबी बेहतर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी कि देखिए क्वेश्चन ये 3-4 माध्यम से पूछा जाता है, मतलब 3-4 तरीके से। पहला पूछ दिया गया कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य में वरीयता क्यों देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमें वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं उसके बारे में बताएं, क्यों किया जाता है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो आपको तो पता ही है कि समतल दर्पण का उपयोग, ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वाहनों के पक्ष दृश्य में करते हैं। क्यों करते हैं आइए आपको बताते हैं और क्या लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर परीक्षा में नहीं कटेगा। आपको लिखना होगा उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं, यानी इसलिए उसको लागू करते, उसको लगाया जाता है क्योंकि वे जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वरित होते हैं। अब देखिए ये इसलिए प्रयोग किया जाता है, देख सकते हैं आपको गाड़ी के जो भी है उसमें साइड मिरर के रूप में पीछे की वस्तुओं को, पीछे के लोगों को देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि विस्तार काफी अलग होता है। ये काफी दूरी से भी वो लोगों को ये दिखा देता है ना, इसलिए इसका उपयोग क्या जाता है। हम लोग समतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ये उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में। चलिए क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही गजब, बड़ा ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन अद्भुत है। कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना क्वेश्चन अद्भुत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग इसका उत्तर क्या लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको लिखना होगा कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम लोग उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं उसे, इसी गुण के कारण हम लोग क्या कहते हैं, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और यही नहीं, आपको साइंस ही नहीं, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी का आपको मिलेगा। बस आप अपना प्यार बनाए रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा अंतिम तक वॉच कीजिए क्योंकि वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो इस पर हमेशा मतलब बोल दिया ना कि 100% ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। और जब भी अंतर बताने के लिए क्वेश्चन आए तो आपको इस ढंग से आपको दो जगह क्या करना, पेपर को बीच बीच में इस तरीके से लाइन खींच करके और एक जगह उत्तल और एक जगह अवतल और एक जगह उत्तल आपको लिख लेना होगा, और आपको इस तरीके से नंबरिंग दे दे करके आपको अंतर लिखना होगा। अंतर कुछ इस प्रकार से है, क्या लिखिएगा जिससे आपका नंबर नहीं कटेगा, आइए आपको बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने लिखा कि अवतल दर्पण है, यहां पे हमने लिखा कि उत्तल दर्पण है। क्लियर? इसमें अंतर समझिए। पहला अंतर क्या होता है कि अवतल दर्पण में परिवर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धसा होता है। क्या लिखिएगा आप लोग कि अवतल दर्पण में परिवर्तन करने वाला चमकीला जो तल होता है वो अंदर की ओर धसा होता है। वही उत्तल की बात करते हैं तो इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। क्लियर? पहला हो गया आपका अंतर। दूसरा अंतर लिखना होगा आपको, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आपको लिखना होगा इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ये रही अंतर। चलिए अगला तीसरा अंतर समझिए, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में इसमें केवल सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। बात करते हैं अगला अंतर की, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार का तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। और आपको पता है कि हजांती दर्पण में, सेविंग करने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण होता है? अवतल ही दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि वह बड़ा दिखाई देता है, और जब भी दाढ़ी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको अच्छा से देखने के लिए वो बड़ा करके दिखाता है, इसलिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर? तो देखिए जब भी आपको अंतर लिखने के आएगा ही आएगा, ये तो गारंटी है, तो आपको 3 से कम मत लिखिएगा। अंतर जो है इस तरीके से डिवाइड करके और 3 अंतर से कम मत लिखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, और अंतर लिखने के कभी यही आप लोग रूल यूज कीजिएगा, पेज को बीच बीच में आप लोग एक अंडरलाइन खींच दीजिएगा और इस तरीके से बॉक्स बना करके उसमें अंतर लिखिएगा। क्लियर? चलिए तो बखूबी आपका नंबर एक भी नहीं काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। अब देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमने तो पढ़ा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर होता है। आइए बाबू आपको समझाते हैं और क्लियर तरीके से बताते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा और कैसे आप लिखिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अवतल लेंस की। क्लियर हो गया? चलिए उत्तल लेंस में क्या होता है, इसमें से मोटा तथा किनारों पतला होता है, यानी कि ये आपका उत्तल लेंस हो गया इस तरीके से। ये देखिए ये किनारे पर पतला होता है, पतला, और ये बीच में क्या होता है? मोटा होता है। क्लियर? समझे आप? यानी कि इसमें किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है। अगर अवतल की बात करते हैं तो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। कैसा होता है अवतल लेंस? चित्र के माध्यम से चित्र भी बना दीजिएगा तो बखूबी बहुत बेहतर है। चलिए ये रहा आपका चित्र, ठीक है ना। ये देखिए ये किनारे पर क्या है? मोटा है, लेकिन ये बीच में क्या है? पतला है। तो ये चीज आपको लिखनी होगी या चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। दूसरा अंतर नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगला है कि इसमें अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। किसमें? उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होता है? अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। आगे है इस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कौन? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक जगह क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश किरण पुंज को यह बिखेर देता है। क्या करता है? यह प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। तो ये आपको क्या करना होगा? अंतर लिखना होगा। और इसमें आपको लिखना होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। किसमें? उत्तल में। और अवतल में होता है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? अगला अंतर कि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर प्रतिबिंब हम लोग बाईं की तरफ हिलाएंगे ना तो प्रतिबिंब ये दाईं की ओर क्या करेगा? वह गति करता है। और लेंस को बाईं की तरफ, अगर अवतल लेंस की बात करते हैं तो लेंस को बाईं तरफ अगर हिलाए तो प्रतिबिंब भी क्या करेगा? बाईं की तरफ ही हटेगा या हिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला अंतर लिखिएगा कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसकी? उत्तल की। लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। क्लियर? तो ये अंतर आपको लिखना होगा। इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करे तो आप लोग
नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या है। और देखिए, आपको विश्वास नहीं है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा, तो आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और चेक कीजिए। आप हमें जांच कीजिए और औरों की भी जांच कीजिए कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि अब आपको वही सभी क्वेश्चन, वही चीजें आपको पढ़नी है जो एग्जाम में टकरा है। इसके पहले तो अपने नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अब तो हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ना है कि एग्जाम बेहतर जाए, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लाइक कर देना बाबू, बहुत बढ़िया रसगुल्ले, लाइक कर दिया करें आप लोग। और हाँ, चैनल पे पहले बनाए सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए, हर जगह हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैला दीजिए। आइए, कह रहे कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। क्वेश्चन क्या है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो देखिए, यहां पे हम लोग का होगा वास्तविक प्रतिबिंब और ये हो गया हम सभी का आभासी प्रतिबिंब। क्लियर। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में आप लिखिएगा अंतर में सबसे पहला अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं बाबू, उल्टे होते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। क्लियर। अगला लिखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर हो गया, यह आपको लिखना होगा। अब रही बात अगले क्वेश्चन की कि ये सर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, और बता दीजिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर होगा क्या, निकल के आएगा, यानी कि क्या लिखेंगे जिससे कि नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से अगर पास में अगर कोई वस्तु रखी गई हो तो आंख उसको स्पष्ट रूप से, साफ सुथरा रूप से नहीं देख पाता है। इसका क्या कारण है, आप सभी जानते भी हैं कि आंख जो होता है वो उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, और दूर बिंदु के लिए कितना, अनंत होता है। अब कह रहे कि नेत्र की निकट वस्तु कह रहा है 25 सेंटीमीटर से कम पे, तो क्यों होता है। देखिए, इसका कारण क्या है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। देखिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की निकट की वस्तु को रखने पर क्या होता है कि प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। जो हम लोग का दृष्टिपटल होता है उस पर प्रतिबिंब क्या बनता है, अगर उससे कम दूरी पर रख देंगे तो नहीं बनता है। इसलिए मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यानी कि यही कहने का मतलब है, इसी कारण क्या होता है कि मनुष्य का जो आंख होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर रखी गई वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बखूबी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन और सीधे एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, 10वां नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका उत्तर हम लोग लिखे कैसे, क्या लिखे जिससे कि एक भी नंबर ना कटे। और आपको पता है ना कि पूरे तैयार करके आपको भेजते हैं परीक्षा में, ताकि आप परीक्षा के बॉर्डर पे जाएं तो आपको जाने के बाद से कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप कहे कि हाँ सर मंटू सर जो पढ़ाए थे, जो डीएलएस एजुकेशन वाले सर पढ़ाए थे वो गजब की पढ़ाए थे, दिक्कत तो हो ही नहीं रहा है। और वही चीज हम लेकर के चलते हैं और अंतिम दिनों के लिए इसीलिए तो पूरे बिहार के बच्चे हमसे प्यार करते हैं। और एग्जाम के समय में लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चे जो है वो उस वीडियो को देखते हैं और एकदम एग्जाम के समय जाकर के धमाल मचा देते हैं। तो इस साल आपकी है बारी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज भी, आप भी, और आप लोग धमाना चाहिए। चलिए, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं आपको लिखना होगा बखूबी तरीके से कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या फिर अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कही जाती है। ध्यान दीजिएगा कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को ही लेंस की क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायप्टर में मापी जाती है और 1 डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। बस इतनी सारी बातों आपको लिख देना है, कोई भी टीचर आपसे एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरा का पूरा फुल नंबर आपको देगा। मन करे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करे तो शेयर कर दीजिए, है ना। हम चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी बच्चों को क्या हो जाए बाबू, हेल्प हो जाए। और हम कहते हैं कि आप हमारा वीडियो उठाइए, कट कीजिए, आप लोग जहां मन करे वहां पे डालिए, वायरल कीजिए, सब जगह बताइए। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए कि कोई परिभाषा याद नहीं है और उस वीडियो को आपने, उस क्लिप को काट लिया या फिर उस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लिया
और आपने अपने यूट्यूब पे, कहीं पे इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी आपने उसको भेज रहा है, तो आप क्या करेंगे, व्यूज देखने के चक्कर में आप उसे प्ले करेंगे तो क्या होगा, आप एक दो बार उसका रिवीजन हो जाएगा। जब रिवीजन हो जाएगा तो समझिए कि आप भूल ही नहीं पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। देखिए आप सोशल मीडिया है और इसमें जिस भी तरीके से आप ग्रहण करना चाहते हैं नॉलेज को, उस माध्यम से आप ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। और कुछ हम बता दें, कुछ टीचर भी अपने आप को बड़ा ही इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, तो उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। बहुत कुछ मिलेगा अब एग्जाम के समय में, ये हो गया वो हो गया, तमाम फलाना ठिकाना, मतलब बहुत चीज होगा, है ना। लेकिन आपको बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रही है, आपको वही पढ़ना है जो आपके रिजल्ट को बेहतर बना सकता है। आगे बात करते हैं। जो दिक्कत हो, देखिए मन की बातों को मन में दबा कर मत रखिएगा, हमसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो परेशानी होगी आप हमसे नहीं कहिएगा, हमको क्या पता है कि आपको क्या परेशानी है। क्लियर? तो मन की बातों को मन में दबाकर मत रहिए, हमसे कहिए, हमसे बतलाइए, हम आपकी निवारण करेंगे हर तरीके से। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों? तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण होता है? आइए इसके कारण के बारे में हम विशेषकर बात करते हैं और आपको समझाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बखूबी बेहतर है, समझिएगा ध्यान से किसका उत्तर आपको क्या लिखना होगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, जल्दी ले लीजिए, समय काफी कम है। क्लियर बाबू? ध्यान दीजिएगा। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, इसका कारण यह है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों के घनत्वों में परिवर्तन होना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमसे बहुत दूरी पर क्या है, तारे हैं एवं लगातार प्रकाश का उत्सर्जित कर रहे हैं, इसलिए तारों से आने वाले प्रकाश की तीव्रता में लगातार परिवर्तन होते रहता है, इसलिए वे टिमटिमाते नहीं है। टिमटिमाते दिखाई देते हैं। साथ ही तारों का आकार ग्रहों की तुलना में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी कहने का मतलब यह है, आम भाषा में आपको समझाना चाहे तो तारे जो होते हैं वो ग्रह की अपेक्षा काफी दूरी पे होते हैं, और दूरी होने के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय परतों के घनत्व में परिवर्तन होना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये काफी दूरी पे है ना, जिसके कारण क्या होता है, लगातार प्रकाश के उत्सर्जित ये कर पाते हैं, और जिसके कारण वायुमंडलीय के कारण वायुमंडल क्या करता है, जिसके कारण हमें झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले देखिए, ये 11 के बाद 10 आ गया, चलो गलती से नंबरिंग हो गया ना, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करते हैं नंबरिंग से क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए लेकिन उसके पहले पीडीएफ नोट्स के बारे में आपको बता देना। बिल्कुल, आइए बता देते हैं। देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 980116 और 19013। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, 249 रुपए का आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए। इस पे आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम माध्यम से जो भी करना चाहते हैं करके भेज दीजिएगा। आपको 5 मिनट के अंदर पीडीएफ नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दे दिया जाएगा, और उससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये सब चीज आपको मिलेगा जो आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ रखे विनती है कि आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज प्लीज थोड़ा मत कीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं कि कॉल मैसेज कीजिएगा तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। क्लियर? आपको पता है ना, क्योंकि आपको पढ़ाना है, बताना है, समय काफी कम बच पाता है। क्लियर बाबू? चलिए तो आप ले लीजिए, जो हम किताब लिखे हुए हैं उसी किताब का पीडीएफ आपको दे रहा है, ताकि आपको मार्केट में जाने से समय बच सके। और काफी जगह मार्केट में मिल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि काफी बच्चे जो है ग्रामीण एरिया से है, मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब ये है ना, हाँ काफी जगह नहीं पहुंच पाता है, तो ये परेशानी होती है। तो बच्चे का कंप्लेन था कि सर कुछ ऐसा कीजिए ताकि सबको पहुंच जाए, तो हमने सोचा कि ठीक है पीडीएफ दे देते जिससे आप लोग पढ़ सकें। क्लियर? तो जो भी करना चाहते कर सकते हैं, ले सकते हैं, समय काफी कम है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। देखिएगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी अभिक्रिया होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से क्वेश्चन है, जो अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 विलयन को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया के श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण, उसमें एक श्वेत रंग की प्रकाश का ये पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलय होता है, और उसी अभिलय को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। यानी कि और होने वाली अभिक्रिया हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया हो रही, जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और ये AgNO3 से क्या कर रहा है बाबू? अभिक्रिया कर रहा है। जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा किस चीज का निर्माण? AgCl और NaNO3 बनाएगा, है ना, NaNO3 बनाएगा, NaNO3 ना, NaNO3 बनाएगा। क्लियर? और AgCl जो है ये आपका क्या है, एक प्रकार का श्वेत अवक्षेप का निर्माण करेगा, इसे हम लोग ये आपका क्या कहेंगे हम लोग, ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और ये बातों को आपको लिखना होगा, इसका उदाहरण
उदाहरण भी आपको लिखना होगा। देखिए काफी बच्चे यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, तो जैसे आपको नहीं लिखना, आपको उदाहरण लिखना है। ये शब्द बढ़िया होता है, ये शब्द लिखते हैं तो बेहतर होता है। अगला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, 3-4 जगह पढ़ना होता है, यानी कि 3-4 चैप्टर में पढ़ना होता है। पहला चैप्टर भी मिल जाता है, दूसरा भी मिल जाता है, तीसरा चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। तो देखिए अम्ल यानी कि एसिड और क्षारक यानी कि बेस के बीच अभिक्रिया जब होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण हो जाता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या चीज बाबू? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से यानी उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहें तो NaOH है जो कि आपका एक क्षार है, और यह HCl यानी कि एक अम्ल से निर्माण ये अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, जो कि ये क्या है? ये लवण है और यह जल का निर्माण कर देगा। क्लियर? तो जब भी एक क्षार और एक अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा और लवण और जल का निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको दिमाग में बैठता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की रेडॉक्स अभिक्रिया बाबू किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, आइए समझते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ देगा तो आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में औपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है, ऐसी अभिक्रिया को रसगुल्ले कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब सर कहिएगा कि सर औपचयन और उपचयन क्या है? क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उपचयन और औपचयन क्या होता है, तब तक कैसे क्लियर होगा कि ये क्या कह रहा है? दोनों क्रिया कौन कौन क्रिया? एक कह रहा है औपचयन, एक कह रहा है उपचयन। तो किसको किसको पता है नीचे कमेंट कीजिए। तो औपचयन उपचयन के बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं उपचयन और एक बात करते हैं हम लोग औपचयन, क्लियर? औपचयन तो ध्यान दीजिएगा, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होती है? ऑक्सीजन की बढ़ना लिख देते हैं वृद्धि की जगह। चलिए, और औपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। यानी कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा उसे कहेंगे उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन घटेगा उसे कहेंगे हम लोग औपचयन। क्लियर? तो ये रही उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो यह जो दोनों क्रिया जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में होती है उसे कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है? CuO प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे Cu में O जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पे उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है। लेकिन जब अभिक्रिया किया है तो यहां से ऑक्सीजन हट गया है, तो यहां क्या हो गया? केवल Cu हो गया है। और यहां देखिए यहां H2 है, केवल हाइड्रोजन है, और जब यह अभिक्रिया किया है तो इसमें H2O हो गया है, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें आपका उपचयन हो गया है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन हटेगा कमी होगा उसे अपचयन कहेंगे। वही बात लिखा गया है नोट में, और आपको भी नोट लिख करके टीचर को समझाना होगा, बताना होगा कि आप क्या चीज बता रहे हैं उस प्रश्न के उत्तर में, तभी तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और टॉपर इसी तरीके से लिखते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होता है। तो ये विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण यानी कि साइंस का VVI वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं 2023 एग्जाम के लिए। इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन हटता है, अतः Cu का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तथा H2 से ऑक्सीजन जुटता है, अतः H2 का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। वही बात आपको लिख देनी है बखूबी बेहतर तरीके से। क्लियर समझ गए होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा खास है। क्वेश्चन क्या है कि श्वेसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? लेकिन आपको सबसे पहले तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तब बाबू ध्यान दो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया केकरा कहा जाला? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के साथ उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब वही चीज यहां पे पूछ दिया गया कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा जिससे एक भी नंबर नहीं कटेगा? पूरा वीडियो, पूरा क्लास अंतिम तक देखिए, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए और एकदम धमाल मचा दीजिए। आपको लिखना होगा कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा रक्त में भोजन विघटित होता है, अर्थात वह उपचयित हो जाता है।
इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को उष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है हम लोग कौन सा C6H12 और O6, जब ये ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो बढ़ जाता है किसमें CO2 और H2O और जल का ये ऊर्जा का ये हम लोग क्या करता है मुक्त करते हैं, यानी कि ऊर्जा यानी एनर्जी देता है, हम लोग को पावर अंदर आ जाता है। क्योंकि खाना जब खाते हैं, अच्छा सिंपल समझो ना, जब हम लोग खाना खाते हैं और सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है अंदर से कि कुछ कर देने की, है ना। और वही पावर और वही उम्मीद और वही जोश आपको दिखाना है परीक्षा में। तो लग जाइए मेरे शेर, क्योंकि सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक आपका साथ हम छोड़ने वाले हैं नहीं। पूरी तरीके से आपका साथ पकड़ के रखे हुए हैं और एकदम आपको धमाल मचाना है। तब बाबू अगला नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार बा कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। और आप सभी जानते भी हैं कि जब लोहा की वस्तु को मार्केट से घर लेकर आते हैं तो उसको जैसे ही खुला में छोड़ देते हैं उस पर जंग लग जाता है, वो खराब होने लगता है। तो इसीलिए तो पेंट हम लोग करते हैं। उसी चीज को, उसी बात को किस ढंग से लिखना है जिससे कि आपका नंबर नहीं कटेगा। आपको लिखना होगा कि पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग क्या हो जाता है, छूप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसीलिए पेंट करने से लोहे की वस्तु, लोहे की पदार्थ जो होती है वह खराब नहीं होती और इसलिए ही पेंट किया जाता है। सिंपल भाषा में मतलब आप समझे तो लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग पे उस पर जंग, यानी कि लोहे की वस्तु पर जंग न सकते। क्यों नहीं लगता उस पर, क्योंकि वायु और नमी का संपर्क सीधे उससे हट जाता है, क्योंकि उसके पहले एक परत आ गई। आगे ने जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वायु जब आती है, हवा आती है तो क्या होता है, ठंड लगती है। उसके लिए हम लोग जैकेट, स्वेटर जो भी हो, कोट वगैरह जो भी पहन लेते हैं तो क्या होता है, वायु रुक जाती है। यही होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को ठंड कम लगने लगती है। वही काम है, सिंपल समझे आम भाषा में, है ना। चलिए आप लोग अपने भाषा में आंसर लिखिएगा जिससे बेहतर होगा, किताबी भाषा मत लिखिएगा, ये चीज आपके लिए अच्छा होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वासायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है और आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से बता दें कि आप लोग तेल वाला पदार्थ खाए हैं ना, जैसे कि पकौड़ा हो गया, है ना, हाँ बहुत सारा चीज होता है ना, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया। आप लोग देखे होंगे कुरकुरा वगैरह होता है, उसमें कुरकुरा वगैरह कम रहता है लेकिन हवा ही ज्यादा रहता है। उसका क्या कारण होता है, यही कारण होता है ताकि वो उपचयित ना हो सके, यानी वो खराब ना हो सके, इसीलिए उसको किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तेल में वासायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल में वासायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से भी इसलिए ही प्रभावित किया जाता है, युक्त किया जाता है ताकि वो उपचयन की क्रिया न हो सके, यानी कि वो खराब न हो सके। क्लियर, आपने समझा। तो इसी बात को आपको लिख देना है जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे देना होगा, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, संक्षारण किसे कहते हैं। अरे क्वेश्चन बखूबी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको लिखना होगा कि जब धातु पानी यानी कि नमी और वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है तो वह धीरे धीरे वांछनीय पदार्थ जैसे एसाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। और जब परिवर्तित होती है तो धातुओं का अवांछनीय युग्म में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं संक्षारण। यानी कि सिंपल समझे तो ये जंग की ही परिभाषा ऐसे है, जंग का जो परिभाषा था उसी प्रकार के है कि जब धातु की कोई होती है वस्तु, उस पे नमी और वायु का संपर्क आ जाता है, उस पे अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाती है और अवांछनीय पदार्थ जो जमा होती है और परिवर्तित होती है उसी घटना को लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्लियर। तो ये आपको लिखना होगा। उसी तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। अरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको सोचना समझना नहीं है, फटाफट से आंसर लिख देना है। क्या लिखिएगा आप लोग, पहले बताओ, सब लोग लाइक कर दिए हो, हाँ एकदम सब लोग लाइक कर दिए, तो बिल्कुल सभी लोग पहले लाइक कर दिए कि मजा आ रहा है आपको इतनी टाइप कर करके आंसर ढूंढ ढूंढ के, ताकि आसान आसान आंसर आपको मिल सके, कोई ज्यादा किताबी भाषा ना हो, आप एक दो बार पढ़ें, एक दो बार समझे तो आपको याद हो जाए। तो इतना मेहनत यार किया जा रहा था, लाइक करो, कमेंट करो कि बाबू हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करो, सबको बताओ कि हाँ क्लास चल रही है, आप लोग क्लास लीजिए, समय काफी कम है, यही समय है आपको कुछ कर दिखाने की, क्योंकि अब अपने हाथों से, अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने जाएंगे परीक्षा के बॉर्डर पे। जैसा आप परीक्षा में लिखेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा आगे। तो क्या आप कोई चाहेगा कि भविष्य बर्बाद हो? नहीं। जो भी है आज, इसके पहले जो भी है, मतलब कि गंदे आदत आपके पास जो है, अभी कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए।
और कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे सारा गंदे आदत छोड़ दे और आगे भविष्य में बेहतर करे, कुछ अच्छा करे। क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता क्या है। आपको लिखना क्या होगा कि विकृत गंधिता तेल या वासायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर के अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। यानी कि विकृत गंधिता कहने का मतलब हो गया कि जब हम तेल या पकौड़ा वगैरह युक्त जो ये पदार्थ होती है, खाने वाला जो पदार्थ है वह रात को बनता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब सुबह उसको देखते हैं तो वो पता चलता है दूर से बदबू मारना शुरू हो गया, यानी कि वो उपचयित हो गया है, खराब हो गया है। जब वो खराब हो जाएगा तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे तेल वासायुक्त में तले हुए खाद्य पदार्थ, जैसे नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, पकौड़े हो गए, जो भी हो आप लिख दीजिएगा। क्लियर। चलिए अगला है कि अम्ल किसे कहते हैं। अब इससे क्वेश्चन 4-5 को पूछता है आपको किसमें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। अगर कोई पूछे कि बाबू आप बताइए कि अम्ल क्या है, या परीक्षा में पूछे कि अम्ल क्या है, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले निस्बत पत्र को लाल कर देते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तैयार और अम्ल का परिभाषा तैयार। आपको लिखना होगा कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से अम्ल जो है जल में घुल करके क्या देता है, क्या कहिएगा, सो हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, कौन से कलर कर देते हैं, तो कहेगा सर नीले को वो लाल कर देते हैं। कैसा कर देता है, नीला को लाल कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है, पीएच वह 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खाते हो तो कैसा होता है, तो सर कहिएगा सर खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। क्लियर। तो ये रही बात है आपको, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें पूछा जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि एस्टिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो कहेंगे कि सिरका में पाया जाता है। या फिर आपसे उलट कर पूछ सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहेंगे कि सर एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा है टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो अंगूर या इमली में पाया जाता है। इमली खाते ही और सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे भी आ गया है ना। चलो अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाए आपसे कि सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में पाया जाता है। पूछा जाए आपसे कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाए कि घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा, मतलब ये टॉपिक जो याद कर लीजिएगा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्या इस बार यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला लास्ट वाला पूछा जाएगा आपसे कि मिट्टी बोल रहा है, चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कहिएगा कि सर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी दे सकता है, तो मेथनोइक अम्ल चाहे फॉर्मिक अम्ल जो भी हो, आप उसमें ऑप्शन में हो उस पर टिक कर दीजिएगा। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहेंगे कि सर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला हम सभी का कि सर क्षार किसे कहते हैं। हमने तो अम्ल के बारे में जान लिया, लेकिन क्षार के बारे में जानना भी विशेषकर जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखना होगा आपको, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार जो है वो लाल सूत्र को नीला कर देता है, और ये स्वाद में ये स्वाद में तीखे होते हैं। ये गलती लिखा गया ना, तीखे होते हैं। इस क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्लियर। तो आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्षार जो है जल में घुलकर क्या देते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH- देते हैं। तथा ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। तीखे कहिए चो चाहे कड़वे कहिए तो, ठीक है। यानी पूछा जाए कि ये लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, तो लिटमस पत्र को लाल को नीला कर देता है। क्लियर हो गया। चलिए कुछ यहाँ पे अम्ल है, ये क्षार है, और क्षार के कुछ यहाँ पे संकेत है, आप देख सकिए। देखिए जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। बाबू पीएच स्केल केकरा के कहल जाला, ई बतावे के बटे। और हमने आपको जैसा कि बताया कि आप लोग PDF वगैरह नोट्स वगैरह ले लीजिए जल्दी से,
है ना। जैसा आपको नंबर बताया उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 249 का पेमेंट करके आपको पीडीएफ व्हाट्सअप पे मिल जाएगा और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, 5 मिनट के अंदर में आपके पास पहुंच जाएगा। क्लियर बाबू, चलिए और बेहतर तैयारी कीजिए। क्वेश्चन अगला है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं। क्लियर बाबू, तो पीएच स्केल ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल एक मापक स्केल होता है जिसका उपयोग किसी भी विलियर की अम्लता अथवा क्षारता को मापने में किया जाता है। और 1909 में सोनेरस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की संकल्पना दी थी। पीएच स्केल में पी से तात्पर्य शक्ति होता है और एच से तात्पर्य हाइड्रोजन की सांद्रता है। पीएच स्केल के मान की परास जो होती है वो 0 से 14 के बीच अंकित रहती है। क्लियर बात याद कर लिए कि पीएच स्केल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल एक मापक स्केल होला और एकर प्रयोग विलियन के का चीज चेक करेला, अम्लता और क्षारीयता, यानी कि कितना वो अम्लीय बा और कितना वो क्षारीय बाटे। पीएच स्केल में जो है, जो पीएच स्केल होता है इसका जो 1909 में सोनेरस नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका संकल्पना दी थी। और इसमें जो पीएच होता है, पी का मतलब होता है शक्ति यानी कि पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन की सांद्रता। पीएच स्केल के मान में जो परास होता है यानी कि इस पे जो अंक अंकित रहता है वो 0 से लेकर के 14 के बीच में रहता है। जो 7 से कम रहता है, देखिए 7 से कम लोग को अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। और 7 जो केवल 7 रहे तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या हम कहते हैं हम लोग उदासीन विलियन। क्लियर, तो ये बातों को आपको लिखना होगा। और इस तरीके से अपने साइंस के महत्वपूर्ण वीवीआई इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का आपने देखा। और इसके बाद और भी सब्जेक्ट का आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे सभी सब्जेक्ट का एक एक करके आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो देखिए। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पार्ट भी बना दिया है। इसके बाद 500 ऑब्जेक्टिव चलेगा, फिर मॉडल पेपर चलेगा, यानी कि बहुत कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे इस तरह कमाल वीडियो के साथ।